तो आज का हमारा टॉपिक है फिल्म कॉन्ट्रास्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं फिल्म कॉन्ट्रास्ट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिल्म कॉन्ट्रास्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम फिल्म कॉन्ट्रास्ट को पढ़ने से पहले हमें रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट पढ़ना पड़ेगा। रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट को पढ़ना पड़ेगा। रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? देखो, एक्सरे फिल्म है। इस एक्सरे फिल्म पर जैसे मान लो एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इस पार्ट में ज्यादा सिल्वर हैलाइड ग्रेन है और इस पार्ट में कम सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, इसलिए ये ज्यादा ब्लैक होगा, मोर ब्लैक, और ये क्या होगा? लेस ब्लैक। ये क्या होगा? लेस ब्लैक, ये कम ब्लैक होगा। तो एक्सरे फिल्म के या किसी रेडियोग्राफ पर दो पास पास स्थित जो एरियाज है, उन एरियाज में डेंसिटी डिफरेंस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ब्लैकनेस को हम ऑप्टिकल डेंसिटी या डेंसिटी से देते हैं। जितनी ज्यादा ब्लैक होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी है, जितनी कम ब्लैक होगा उतनी कम क्या है? उसमें डेंसिटी है। तो एक्सरे फिल्म के दो पास पास स्थित एरिया पर उपस्थित जो डेंसिटी डिफरेंस होता है, इन दोनों की जो डेंसिटी के अंदर जो डिफरेंस है, वही क्या कहलाता है? वो ही रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? आपका रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। देखिए, मान लो आपने एक एक्सरे लिया है, उस एक्सरे के ऊपर आपने जो अपने लंग्स फील्ड का एरिया है, वो लंग्स फील्ड का एरिया क्या होगा? आपको एकदम से ब्लैक दिखेगा। एक क्या दिखेगा? एकदम से ब्लैक दिखेगा। लेकिन उसी लंग्स फील्ड के ऊपर अपने रिब्स होती है, वो भी सुपर इम्पोज होती है। वो भी क्या होती है? सुपर इम्पोज होती है। और वो कैसे दिखेंगी? वो उसके ऊपर आपको एकदम से व्हाइट मतलब व्हाइटिश दिखती है उस एरिया को जाए। तो उन दोनों के अंदर ब्लैकनेस और व्हाइटनेस या इन दोनों के बीच जो ब्लैकनेस और डेंसिटी का डिफरेंस होता है, ये क्या कहलाता है? रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट। ये रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो क्या होता है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, और दूसरा है फिल्म कॉन्ट्रास्ट, जो हमारा टॉपिक है। जो क्या है? फिल्म कॉन्ट्रास्ट, जो हमारा टॉपिक है। तो रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो क्या डिपेंड करता है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, और दूसरा किस पे करता है? फिल्म कॉन्ट्रास्ट। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट के बारे में देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कोई पेशेंट है और ये एक्सरे इस पर गिर रही है, और ये यहाँ पर क्या है? एक्सरे फिल्म है। देखो, पेशेंट में अलग अलग टिश्यूज होंगे। सॉफ्ट टिश्यू होगा, बोन भी होगी और एयर भी होगी। तो अलग अलग टिश्यू के कारण क्या होगा? अलग अलग बोन होगी, वो सबसे ज्यादा एक्सरेज को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। यानी इसके सामने जो बोन है, इसके सामने आपके यहाँ पे क्या होगी? सबसे कम एक्सरेज फिल्म पर पहुंचेगी। ये एरिया क्या होगा? रिलेटिवली व्हाइट होगा, मतलब कम ब्लैक होगा। जो सॉफ्ट टिश्यू है, यहाँ पर जो एक्सरेज है वो क्या होगी? मीडियम पहुंचेगी, यानी कुछ ही एक्सरेज को ये एब्जॉर्ब करेगा। और जो एयर वाला एरिया, जो लंग्स का एरिया है, ये लेंथ एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है और ये बहुत ही कम एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगी। तो इस फिल्म पर आपको ये एरिया तो सबसे ज्यादा ब्लैक दिखेगा, और ये एरिया आपको कम ब्लैक दिखेगा, और ये एरिया तो एकदम भी कम ब्लैक दिखेगा। तो ये क्या हो गया? आपने एक्सरे बीम जो इस पर डाली थी, वो तो क्या थी? लगभग होमोजेनियस थी या यूनिफॉर्म थी। वो तो क्या थी? लगभग यूनिफॉर्म थी। लेकिन इस जो आउटपुट इमेज है, इसके अंदर क्या हो गया? आपको जो इसकी जो आउटपुट इंटेंसिटी, इसके अंदर क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। इसके अंदर क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। ये वेरिएशन किसके कारण आया? ये वेरिएशन इस बीच में पेशेंट या सब्जेक्ट के कारण आया। क्या इसके कारण? पेशेंट या सब्जेक्ट के कारण आया। तो किसी पेशेंट या किसी सब्जेक्ट के कारण एक्सरे बीम में जो जो कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है, एक तरह से कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो गया है। किसी ये कॉन्ट्रास्ट नहीं हो गया? यहाँ पे ज्यादा एक्सरे बीम, यहाँ पे कम एक्सरे बीम है। तो किसी सब्जेक्ट के कारण एक्सरे बीम में कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। ये किस कारण से होता है? ये सब्जेक्ट के अंदर जो अलग अलग टिश्यू होते हैं, उन अलग अलग टिश्यू के कारण जो डिफरेंशियल अटेन्यूएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशियल अटेन्यूएशन, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। अटेन्यूएशन क्या होता है? एक्सरे बीम का एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग के द्वारा। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने एक्सरे बीम डाली, तो एक्सरे बीम या तो एब्जॉर्ब हो जाए या स्कैटर्ड हो जाए। इस कारण से प्राइमरी बीम से एक्सरे बीम का अलग हो, एक्सरे फोटोन का अलग हो जाना क्या कहलाता है? अटेन्यूएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अटेन्यूएशन कहलाता है। अटेन्यूएशन मतलब आप एब्जॉर्प्शन भी समझ सकते हो, एक्सरे बीम से फोटोन एब्जॉर्ब हो गए। तो किसी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के कारण एक्सरे बीम में, उस सब्जेक्ट के डिफरेंशियल अटेन्यूएशन के कारण एक्सरे बीम में जो कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। ये सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है, ये कई चीजों पर डिपेंड करता है।
ये किस पर है, कई चीजों पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट हम उसको दूसरे किसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो आपने इसको बेसिक सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट किस चीज पर निर्भर करता होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट निर्भर करता है थिकनेस ऑफ सब्जेक्ट। किस पर, थिकनेस ऑफ सब्जेक्ट। मतलब अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसकी थिकनेस ज्यादा होगी तो ज्यादा अटेन्यूएशन होगा, ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, और कम थिकनेस कम होगा, ज्यादा थिकनेस हो तो ज्यादा होगा, सीधा सा ये। इसके अलावा डेंसिटी, अगर ज्यादा डेंस अपन मटेरियल लेते हैं तो ज्यादा डेंस मटेरियल में क्या होगा रे, अटेन्यूएशन ज्यादा होगा। जो ज्यादा डेंसिटी, मान लो दो अलग अलग डेंसिटी, बोन ले ली, एक सॉफ्ट टिश्यू ले लिया, तो बोन होगा उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा एक्सरेज का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होना है, ये तो सही है। तीसरा है एटॉमिक डिफरेंस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जो अलग अलग जो एरियाज है उनके अंदर एटॉमिक डिफरेंस, मान लो एक दो अलग अलग टिश्यूज है, तो एक में हाई एटॉमिक नंबर के मॉलिक्यूल्स है और दूसरे में लो एटॉमिक नंबर के जो एटम्स उसके अंदर है, तो हाई एटॉमिक जो नंबर वाले होंगे वहां पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होगा। हम डिटेल से पढ़ने वाले आगे, तो वहां पे सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट आपको एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने से सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होगी। इसके अलावा रेडिएशन एनर्जी, इसके अलावा क्या है, रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी भी कॉन्ट्रास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, हमने अगर कोई कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जैसे आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मटेरियल या यूएसजी में, ये सॉरी एमआरआई में या सीटी में या कोई कॉन्ट्रास्ट मटेरियल काम में ले रहे हैं, जैसे जीआईटी स्टडी के लिए बेरियम काम में ले रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल भी क्या करेगा, अटेन्यूएशन को बढ़ाएगा या घटाएगा। जैसे नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट में एयर काम में ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल पर भी क्या होगा, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और चीज पे डिपेंड करता है, स्कैटर फोटोन। क्या करता है, स्कैटर फोटोन, ये भी क्या करते हैं, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करता है। किस तरह से करता है हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे, अलग चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारण क्या होता है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होता है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है फिल्म कॉन्ट्रास्ट, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फिल्म कॉन्ट्रास्ट। तो फिल्म कॉन्ट्रास्ट किन किन बातों पर, किन किन चीजों पर निर्भर करता है, हम वो भी देख लेते हैं। फिल्म कॉन्ट्रास्ट है, ये चार कारकों पर निर्भर करता है, ये चार फैक्टर पर निर्भर करता है। सबसे पहला फैक्टर है शेप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, शेप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व। उससे पहले एक क्वेश्चन है, एक फिल्म कॉन्ट्रास्ट होता क्या है। देखिए ये पेशेंट है, इस पर एक्सरे बीम गिरी है, इसके कारण यहाँ पे एक डिफरेंशियल अटेन्यूएशन हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। लेकिन फिल्म को चाहिए कि जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इस सब्जेक्ट के कारण से एक्सरे बीम में उत्पन्न हुआ है, वो इसका उसको ऐसे का ऐसा शो करे। इसको क्या कहते हैं, ऐसे का ऐसा शो करे, ऐसे का ऐसा इसको प्रेजेंट करे, अपने ऊपर ऐसे का ऐसा शो करे। तो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को किसी फिल्म के द्वारा शो करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिल्म कॉन्ट्रास्ट करते हैं। किसी फिल्म के द्वारा सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करने की प्रवृत्ति होती है, वो रेस्पॉन्ड, मतलब सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट से कोई एक फिल्म किस तरह से रेस्पॉन्ड करेगी, वो क्या कहलाता है, उसका फिल्म कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, फिल्म कॉन्ट्रास्ट। हमने सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो गया है, लेकिन इसे हमें शो भी तो करना है, हमें इसको देखना भी तो है। तो कोई एक्सरे फिल्म इस सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट के प्रति किस तरह से रेस्पॉन्ड करती है, वही क्या कहलाता है, फिल्म कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। ये चार कारकों पर निर्भर करती है। ये किस पे करती है, चार कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक, शेप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आपकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व की शेप कैसी है। दूसरी है फिल्म डेंसिटी, आपकी फिल्म पर डेंसिटी है, किस तरह की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी से रिलेटेड है। इसके तीसरा है स्क्रीन और डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म, स्क्रीन और डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म, मतलब आप जो फिल्म काम में ले रहे हो वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ काम कर रही है, या जो डेंटल फिल्म होती है जैसे डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म है वो फिल्म काम में ले रहे हो। इसके अलावा जो फोर्थ है वो है फिल्म प्रोसेसिंग, आपकी फिल्म प्रोसेसिंग का मेथड क्या है, आपका जो फिल्म प्रोसेसिंग के जो केमिकल्स हैं वो कैसे हैं। तो ये चार कारक के ऊपर क्या होता है, फिल्म कॉन्ट्रास्ट निर्भर करता है। ये चार कारकों पर फिल्म कॉन्ट्रास्ट निर्भर करता है, जिसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो है शेप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हम जिसके बारे में आज यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है फिल्म कॉन्ट्रास्ट प्रभावित करने वाला शेप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व। किसी कैरेक्टरिस्टिक कर्व की शेप जो फिल्म कॉन्ट्रास्ट है उसको किस तरह से प्रभावित करती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। देखो आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व मैंने कल डिटेल्स बताया था, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, इसका एक टॉय रीजन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, शोल्डर रीजन हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्सपोजर होता है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था डेंसिटी होता है, बता दिया। देखो किसी
करैक्टरिस्टिक कर्व होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक कर्व की जो स्लोप होती है, स्लोप आपको पढ़ा होगा इसकी प्रवणता, या इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, या इसकी स्लोप बोल देते हैं। इसकी स्लोप को हम न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। और इसे न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, और इसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि इसकी स्लोप इतनी है, इसकी है, ये इसकी इतनी है। और इसको जो न्यूमेरिकली इसको न्यूमेरिकली इसको जो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, इसको सांख्यिक रूप में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम दिखा सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं कितनी स्लोप है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फिल्म गामा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फिल्म गामा कहते हैं। और ये फिल्म गामा क्या होता है, ये फिल्म गामा होता है d2 माइनस d1 अपॉन log e2 माइनस log e1। कैसे, ये आपका क्या है, ये log रिलेटिव एक्सपोजर है। ये क्या है, log रिलेटिव एक्सपोजर है। मान लो आपने जो इसका जो स्टीपेस्ट पोर्शन है, जो फिल्म गामा की सदा गणना कौन से पोर्शन पे की जाती है, इसके स्टीपेस्ट पोर्शन पे की जाती है। किस पे की जाती है, इसकी स्टीपेस्ट पोर्शन, यानी इसका जो तीक्ष्ण ढलान होता है उस पोर्शन पर इसकी गणना की जाती है। फिल्म गामा की गणना की जाती है, इसकी स्टीपेस्ट पोर्शन पर इसकी गणना की जाती है। मान लो इसके स्टीपेस्ट पोर्शन पर आपने 2 पॉइंट ले रखे हैं, एक पॉइंट ये ले रखा है और दूसरा पॉइंट ये ले रखा है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो डेंसिटी है वो है d1, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो डेंसिटी है वो है d2, और जो d1 के जो कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सपोजर है वो log e1, और इसके जो रिगार्डिंग जो होगा वो क्या है, log e2 है, log e2 है। तो हम फिल्म गामा क्या देते हैं, d2 माइनस d1 अपॉन log e2 माइनस e1। और ये डेंसिटी कहां पे लेनी है, तो इसका जो स्टीपेस्ट पोर्शन है, न तो इसकी टॉय रीजन में लेनी है, न इसके शोल्डर रीजन में लेनी है, हमें इसका जो बीच वाला जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमको इसे लेनी है। हमें कहां पे लेनी है, इसको लेनी है। मान लो ये 1.5 है और ये 2.0 है, ये क्या है 2.0 है, और इसका जो log एक्सपोजर है वो यहाँ पर 1.35 आता है, और यहाँ पर क्या आता है 1. ये तो 1.2 होता है और ये 1.35 होता है। इस कंडीशन में इसका फिल्म गामा क्या होगा, d2 2.0 माइनस 1.5 अपॉन e2 माइनस e1 1.35 माइनस 1.2। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग कितना आता है, 3.35 होता है। ये कितना आता है, 3.35 होता है। लेकिन जो रेडियोलॉजी में इस फिल्म गामा की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये फिल्म गामा की गणना हम कहां पे कर रहे हैं, हम इसके स्टीपेस्ट पोर्शन पे कर रहे हैं। उसको स्टीपेस्ट पोर्शन का जो जितना पूरा पार्ट है, हम पूरे पार्ट को इसमें काउंट कर रहे हैं। लेकिन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर हमने हमारी जो इंपॉर्टेंट जो हमारी जो इंटरेस्टफुल जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो 0.25 से 2 के बीच में होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी 0.25, मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, लाइट फिल्म होती है। और ऑप्टिकल डेंसिटी 2.0 ये क्या होती है, ब्लैक फिल्म होती है। तो इसके बीच का जो पोर्शन है वही हमारे लिए रेडियोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है। इसी रीजन के अंदर अगर फिल्म होगी तो हम उसको आसानी से अच्छे से हम उसको देख पाएंगे, हम उसको सही से उसको देख पाएंगे। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट जो डेंसिटी है वो ये होती है। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये कैलकुलेशन होती है, इस कैलकुलेशन को हम स्टीपेस्ट पोर्शन पर न करके इस डेंसिटी के बीच में रखते हैं। इस डेंसिटी के 0.25 से ऑप्टिकल डेंसिटी 2.0 के बीच में रखते हैं। और इस कंडीशन में हम इसे फिल्म गामा नहीं कहते, हम इसे एवरेज ग्रेडियंट कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, एवरेज ग्रेडियंट कहते हैं। तो एवरेज ग्रेडियंट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। एवरेज ग्रेडियंट कुछ नहीं होता, फिल्म गामा की गणना हमारी जो यूजफुल डायग्नोस्टिक जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के लिए जो यूजफुल डेंसिटी है 0.25 से 2.0 के बीच में फिल्म गामा की गणना क्या कहलाता है, एवरेज ग्रेडियंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एवरेज ग्रेडियंट कहलाता है। सेम फॉर्मूला होगा d2 माइनस d1 अपॉन log e2 माइनस log e1। मान लो इसके अंदर जो हम जो एक चीज और, जो इस एवरेज ग्रेडियंट की हम गणना करते हैं ये बेस प्लस फॉग डेंसिटी के अलावा होती है। ये क्या होता है, इसमें एक्सक्लूड होता है, इसको बाहर निकाल के इसके अलावा हम एवरेज ग्रेडियंट की गणना करते हैं। बेस और फॉग डेंसिटी के अलावा करते हैं। बेस और फॉग डेंसिटी में क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, इसको माइनस कर दिया जाता है ताकि हमें जो कुछ मिले एवरेज ग्रेडियंट मिले वो किसके लिए मिले, ओनली फॉर फिल्म के लिए ही मिले। किसके लिए मिले, ओनली फॉर फिल्म के लिए मिले। तो मान लो ये कितना है, ये 2.2 है, और ये कितना है
ये 0.4 है। क्यों? इसमें से आपको 4 5 करो, इसमें से आपको क्या करना है, बेस और फोर डेंसिटी माइनस करना है, तो ये अपने जो रेडियोलॉजी यूजफुल जो डेंसिटी उसके बीच में हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका जो एवरेज ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा, अपॉन ये जो एक्सपोजर है, ये एक्सपोजर भी चेंज हो जाएगा 0.85, और यहाँ पर मान लो ये हो जाता है 1.4 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1.4 माइनस 0.85। इस कंडीशन में आप एवरेज ग्रेडियंट को काउंट करोगे, ये कितना हो गया, ये 3.2 आता है। तो देखा आपने, जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो एक्स-रे फिल्म लेते हैं उसका एवरेज ग्रेडियंट क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। इसका क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, और एवरेज ग्रेडियंट की गणना बेस प्लस फोक डेंसिटी से अलावा की जाती है, इसको बाहर निकाल कर की जाती है, इसको एवरेज ग्रेडियंट में शामिल नहीं किया जाता है। अब कुछ सिचुएशन हो सकती है, देखो आपने एवरेज ग्रेडियंट कितना आया, एवरेज ग्रेडियंट ग्रेटर देन 1 आया, और कितना आया 1 से भी ज्यादा, तो आपका यहाँ पे 3.2 आया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका पेशेंट है और ये एक्सरे बीम है, और ये आपके जो स्क्रीन फिल्म जो या जो आपकी जो फिल्म हुआ है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हुआ है, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हुआ है। और मैंने आपको फिल्म कॉन्ट्रास्ट क्या बताया कि सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट के प्रति ये एक्सरे फिल्म किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब ये सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट जैसा है वैसे का वैसा शो करेगी, या इसको और ज्यादा अच्छा शो करेगी, या इसको एकदम से खराब कर देगी। ये तीन कंडीशन हो सकती है। अगर आपका एवरेज ग्रेडियंट 1 से ज्यादा है, एवरेज ग्रेडियंट कितना है, 1 से ज्यादा है, 3.32 आ गया जैसे यहाँ पे, इसका मतलब ये फिल्म, ये एक्सरे फिल्म क्या करेगी, आपके जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करेगी। क्या करेगी, बढ़ा चढ़ा के, मतलब उसको ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाएगी, जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है उससे भी ज्यादा अच्छा आपको फिल्म कॉन्ट्रास्ट का वो इमेज होगी, वो आपको और भी ज्यादा अच्छी नजर आएगी। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में क्या होता है, जो एवरेज ग्रेडियंट है इसको सदा क्या किया जाता है, 1 से ज्यादा लिया जाता है। क्या लिया जाता है, 1 से ज्यादा। अब मान लो एवरेज ग्रेडियंट आपका 1 हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि जो आपका सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है वो एज इट इज आपको फिल्म पर शो होगा, उसमें न तो कुछ कमी होगी, न उसमें कुछ वृद्धि होगी, न कुछ बढ़ेगा न कम दिखाएगी फिल्म, उसको ऐसे कैसे आपको प्रस्तुत कर देगी। लेकिन अगर एवरेज ग्रेडियंट आपको 1 से कम मिले, अगर आपका एवरेज ग्रेडियंट फिल्म के लिए 1 से कम है, आप फिल्म का मास निकाल सकते हो। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपको जो फिल्म कॉन्ट्रास्ट है, वो सब्जेक्ट जो फिल्म है वो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को और भी बुरे तरीके से या और भी कम करके दिखाएगी। क्या दिखाएगी, और भी कम दिखाएगी। तो इसलिए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो आपका यूजफुल फिल्म होती है, उनके लिए सदा एवरेज ग्रेडियंट का मान 1 से ज्यादा होना चाहिए। उनके लिए सदा एवरेज ग्रेडियंट का मान क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। वही फिल्म हमारे डायग्नोस्टिक में काम आती है, और वही फिल्म को हम इसको ज्यादा यूज में लेने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका पहला फैक्टर हो गया फिल्म कॉन्ट्रास्ट का। बाकी के फैक्टर हम मंडे की क्लास में देखेंगे, और कल क्लास नहीं होगी, कल मुझे आपकी पिछली 2-3 क्लासेस है उनको अपलोड करना है, कुछ आपके नोट्स भी तैयार करने हैं, और मुझे संडे के लिए पेपर भी तैयार करना है। लेकिन आप संडे के पेपर की तैयारी कीजिए, आपको बेस्ट करके आना है, अच्छा करना है उसके अंदर आपको मोर देन 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी संडे आपको मिलने वाले हैं उन क्वेश्चन में, और आप उनको पेपर सोल्व करना। एक चीज और, आपका पेपर का टाइम 10 बजे, आपका 10, देखो इस पे जो पेपर होता है उसकी मैं खास बात बताऊं, अगर आप 10 AM पर पेपर स्टार्ट करते हो, मान लो आधे घंटे की विंडो है 10:30 तक इसकी AM की, तो अगर आप इसके बीच में अगर आप इसको सोल्व करते हो और आप सबमिट कर देते हो, तो आप एज इसको पेपर दे सकते हो। मतलब आपको फील होगा कि आप जैसे एग्जाम हो बैठे हो, आपको कोई आंसर पता नहीं होगा, कुछ नहीं पता होगा, आपको बस अपने जो आंसर उसमें टिक करने हैं और आपको सबमिट करना है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें खूब सारे ऑप्शन है। जैसे आप किसी क्वेश्चन को आप रिव्यू के लिए रख सकते हो, दोबारा आप उसको देख सकते हो, आपने सही उसको आप क्या कर सकते हो, रिव्यू क्वेश्चन पे आप क्लिक करोगे तो आपको रिव्यू के लिए दोबारा देख सकते हो, सही कितने कर दिए, रॉन्ग कितने कर दिए, आपको एज एग्जैक्ट ऑनलाइन एग्जाम की फीलिंग्स आएगी। लेकिन अगर आप 10:30 के बाद देखते हो, आप सोचते हो 11 बजे बाद शो कर लेंगे, उस समय आप टेस्ट नहीं दे सकते, आप सिर्फ इस पेपर को देख सकते हो, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, साथ में उसका आंसर दिखाई देगा। तो ये तो एक से आप जैसे बुक में देखते हो उसी तरह से हो जाएगा। तो आपको एक पेपर देने का, आपको अगर आप टेस्ट देना है, उसका टाइम तो यही है, जो आपको उसमें शो हो जाएगा कितने घंटे के लिए, कितनी देर के लिए विंडो खुलेगी। ये आधे घंटे से 1 घंटे के बीच विंडो ओपन करूंगा मैं इसको, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन पर। टेस्ट में कितने क्वेश्चन है उसी के हिसाब से, 10 क्वेश्चन होगा तो 20 मिनट के लिए, 20 क्वेश्चन होंगे तो 40 मिनट के लिए, और 30 क्वेश्चन होंगे तो उसको 1 घंटे के लिए भी हो सकता है। चलिए, तो ये करना, और कोई इश्यू हो तो आप मुझे मैसेज करना।